एक बेकाबू डंपर ट्रक और मौत बनकर सामने आती एक लग्जरी गाड़ी। 18 जून की वो सुबह सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मुंबई के सबसे बिजी चौराहे पर सिग्नल हरा हुआ और वो लग्जरी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। शायद ड्राइवर ने रेडियो का चैनल बदला या पीछे बैठे आदमी ने खिड़की से बाहर देखा। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल मौत दस्तक देने वाली है। ढलान से एक बेकाबू डंपर सीधे उस गाड़ी की तरफ मौत बनकर आ रहा था। एक भयानक धमाके ने पूरे चौराहे को हिलाकर रख दिया। आसपास की बिल्डिंग्स की खिड़कियां थरथरा उठी। पैसों से खरीदी गई वो लग्जरी गाड़ी जो विक्रम सिंह की हैसियत और गुरूर की पहचान थी, हवा में उछली। वो कई बार पलटी और जमीन पर ऐसे गिरी जैसे कोई मुड़ा तुड़ा कबाड़ हो। सड़क की धूल उड़ी और शीशे के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। एक पल के लिए पूरा चौराहा जम गया। सांसें रुक गईं। एक भारी सन्नाटा छा गया और फिर चीख पुकार का सैलाब उमड़ पड़ा। भीड़ मलबे की तरफ दौड़ पड़ी। भगवान, ये कैसा एक्सीडेंट हुआ? कोई 100 नंबर पर कॉल करो जल्दी। नंबर प्लेट देखो, 80618। अरे ये तो विक्रम सिंह की कार है। गाड़ी तो पूरी तबाह हो गई। इसमें से कोई जिंदा कैसे बचेगा? चीखों और पुलिस सायरन्स का शोर उसके कानों में बस एक बेमतलब गूंज बनकर रह गया था। सिर के जख्म से खून की गर्म धार विक्रम के चेहरे पर बह रही थी और आंखों के आगे सब कुछ लाल धुंध में डूब रहा था। अब शरीर में दर्द की जगह बस एक गहरी सुन्न कर देने वाली ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसे धीरे धीरे बर्फ के पानी में डुबो रहा हो। टूटे हुए विंडशील्ड के पार उसकी नजर मुंबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर पड़ी। वो स्काईस्क्रेपर जो उसने अपने हाथों से खड़ा किया था, जो उसकी जिंदगी भर की मेहनत का गुरूर था। उसकी छत पर लगी जाइंट स्क्रीन पर अभी भी उसकी कंपनी के एड्स चमक रहे थे। द सिंह ग्रुप, रियल एस्टेट, टेलीकॉम, लॉजिस्टिक्स और ना जाने कितने बिजनेसेस में फैला हुआ नाम। दशकों तक वो बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह रहा। उसने अरबों की दौलत बनाई, लेकिन आज इसी सड़क पर टूटे शीशों और अपने ही खून के बीच वो एक लावारिस लाश बनने का इंतजार कर रहा था। मौत के सामने वो सब कागज के टुकड़ों से ज्यादा कुछ नहीं था। उसके मन में एक कड़वा ख्याल आया, जो होना था हो गया। सड़क पर मरूं या किसी 5 स्टार हॉस्पिटल के बेड पर, क्या फर्क पड़ता है? अरबों कमा लिए, पर साला मेरे मरने पर रोने वाला एक भी अपना नहीं बचा। मेरी तो लग गई। विक्रम ने अपनी आंखें मूंद ली। उसकी सांसें उखड़ने लगी। उसका शरीर अचानक हल्का हो गया, जैसे वो हवा में तैरने लगा हो। उसकी कसकर बंधी मुट्ठी धीरे से खुल गई। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। एक गहरा खौफनाक सन्नाटा। तभी एक आवाज आई, शांत, साफ और सीधे उसके कान में। आवाज कुछ कुछ उसके लॉयर जैसी लग रही थी, लेकिन उसमें एक ऐसा रौब था जैसे कोई जज मौत का फैसला सुना रहा हो। सिंह साहब, क्या आप वाकई अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने बनाए चैरिटेबल फाउंडेशन को देना चाहते हैं? विक्रम की सुन्न उंगलियों में हल्की सी हरकत हुई। हाँ, विक्रम ने लड़खड़ाती सांसों के बीच जवाब दिया। कोई पछतावा है? यह सवाल सीधे उसके सीने में खंजर की तरह उतरा। विक्रम का शरीर एक झटके से कांप उठा। वहां जहां सबसे पुराना और सबसे गहरा जख्म था, एक टीस उठी। 40 साल पहले की तस्वीरें उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। उसकी जिद, उसका घमंड, उसकी खुदगर्जी। इन्हीं वजहों से उसके पिता और भाई एक खदान हादसे में मारे गए थे। विक्रम के हाथ अनजाने में ही कसकर मुट्ठियों में तब्दील हो गए। उसकी बीवी अनुराधा इस कदर टूट गई थी कि उसने खुद को और अपनी 2 साल की बच्ची को खत्म कर लिया था। और उसकी मां का दिमाग उस दिन के बाद कभी ठीक नहीं हुआ। उसे याद आया कि वो 4 ताजी कब्रों के सामने घुटनों के बल गिरा था। उसके नाखून ठंडी मिट्टी खोदते खोदते छिल गए थे। वो कब्र के पत्थरों से लिपट कर चीखता रहा, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सनसनाहट आई थी। वो लोग वापस नहीं आए। उसका दिमाग चीख उठा, काश मैं वक्त में पीछे जा पाता। मैं अपने उस निकम्मे और नाशुक्रे रूप को ऐसा तमाचा मारता कि अकल ठिकाने आ जाती। मैं दुनिया भर के पैसे कमा लूं, पर अपनों के बिना मैं एक आवारा कुत्ते की तरह ही तो भटक रहा हूं। जब भी वो अपने परिवार के बारे में सोचता था, उसकी सांसें घुटने लगती थीं। 40 साल तक उसने खुद को एक मशीन की तरह काम में झोंक दिया था, बस इसलिए कि वो चेहरे उसे याद ना आए। पछतावा कैसे नहीं होगा, उसने फुसफुसा कर कहा। उसकी बंद आंखों से एक आंसू छलककर धूल में गिर गया। कुछ अच्छे काम भी किए हैं तुमने जिंदगी में, चलो एक मौका और देता हूं, उस आवाज ने कहा। दिमाग जंग खाए गियर की तरह अटक अटक कर घूम रहा था। हर ख्याल पर सिर में चीरती हुई टीस उठ रही थी। दर्द हो रहा है। विक्रम दर्द से कराह उठा। उसने जोर लगाकर अपनी आंखें खोली और खुद को एक जर्जर छत घूरते हुए पाया। पुरानी सीलन से काले पीले धब्बे पड़े हुए थे। विक्रम को लगा कि उसे किसी कबाड़ जैसे हॉस्पिटल में फेंक दिया गया है। गुस्से से उसकी मुट्ठी कस गई। विक्रम ने चिल्लाने के लिए अपना सिर घुमाया, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। दीवार के सहारे एक काम चलाऊ चारपाई रखी थी। 2 लकड़ी के तख्ते बेंचों पर टिके हुए थे। उस पर 2 लोग लेटे थे। बड़ी वाली औरत किसी मुरझाई पत्ती जैसी दुबली पतली थी और छोटी वाली किसी कुपोषित बिल्ली के बच्चे जैसी नन्ही थी। औरत ने बच्ची को अपने सीने से ऐसे जकड़ रखा था जैसे कोई अपनी आखिरी सांस को मुट्ठी में दबाए हो। सुबह की रोशनी लोहे की सलाखों वाली खिड़की से छनकर आ रही थी और उन दोनों पर एक गर्म सुनहरी धुंध बिखेर रही थी। सामने अनुराधा लेटी थी और उसकी नन्ही बेटी अन्नू। विक्रम की सांसें अटक गईं। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए और नजारा धुंधला हो गया। इस दृश्य का सपना उसने अनगिनत बार देखा था, लेकिन हर बार जब वो अपना हाथ बढ़ाता, उसकी नींद टूट जाती थी। पर आज कुछ अलग था। विक्रम उठकर बैठा और धीरे धीरे उनके करीब सरका। उसने अपने कांपते हाथों से नन्ही बच्ची के गाल को छुआ। वो एकदम मुलायम और गर्म थी। उसकी उंगलियों में एक अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। इस बार उसकी नींद नहीं टूटी। अन्नू,
एक रुधी हुई फुसफुसाहट उसके होठों से निकली। उन दिनों वो खुद भी बच्चा ही था। पिता बनना क्या होता है, जिम्मेदारी क्या होती है, उसे कुछ पता नहीं था। उसने कभी इतने प्यार से अपनी बेटी का नाम नहीं लिया था। वो नन्ही सी गुड़िया जो अभी साल भर की भी नहीं थी, उसने अपनी आंखें खोली। उसने विक्रम की तरफ देखा और फिर एक प्यारी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उसके नए नए दांत चमके, छोटे छोटे हाथ पैर खुशी से हिलने लगे और कमरे में उसकी किलकारी गूंज उठी। पापा! विक्रम की आंखों में चमक आ गई और उसके चेहरे की सख्ती पिघलने लगी। वो बस इतना चाहता था कि अपनी बेटी को गोद में उठा ले और उसके चेहरे को चूम ले। उसने अपनी बाहें फैलाईं, लेकिन इससे पहले कि वो झुक पाता, बच्ची को झटके से उससे छीन लिया गया। क्या कर रहे हो? अनुराधा कोने में सिमट गई थी। उसने अन्नू को कसकर सीने से चिपका लिया था। उसका खूबसूरत चेहरा डर से बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। वो इस कदर कांप रही थी कि उसके होंठ भी थरथरा रहे थे। तभी बाहर से कहीं रेडियो बजने लगा, एक पुराना गाना, और फिर एक एक्साइटेड औरत की आवाज आई। सुबह के 7 बज रहे हैं और आप सुन रहे हैं कालिंगदान माइनिंग रेडियो। वो अनाउंसर किसी दूसरे इलाके से आई थी। उसका वो लहजा, बरसों बीत गए थे उसे सुने। इस सपने की डिटेल्स कितनी असली है, जैसे कोई वीडियो गेम हो। ये सोचते ही विक्रम के सिर में एक तेज दर्द उठा। कनपटियों पर चुभन होने लगी, जैसे कोई कील ठोक रहा हो। उसने अपना सिर पकड़कर जोर से हिलाया। उसकी धुंधली नजर एकदम साफ हो गई। अनुराधा के सिर के ठीक ऊपर दीवार पर एक कैलेंडर का पन्ना टंगा था। 18 जून 1980, बुधवार। अनुराधा की आदत थी हर रात सोने से पहले वो कैलेंडर का पन्ना फाड़ देती थी, ताकि सुबह उठे तो नया दिन सामने हो। विक्रम का दिल सीने में हथौड़े की तरह धड़कने लगा। उसके होंठ सुन्न पड़ गए और पूरे बदन पर रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी फीकी और पुरानी बनियान को देखा, फिर अपने हाथों को देखा और कसकर मुट्ठी बांध ली। ये हाथ झुर्रीदार नहीं थे, ये साफ और ताकतवर थे। 20 साल की उम्र वाली बेचैन एनर्जी उसके पूरे शरीर में दौड़ रही थी। चलो एक मौका और देता हूं। वो शब्द उसके दिमाग में गूंजे। इस बार उसे उनका असली मतलब समझ में आ गया था। वो वापस आ गया था। उसने सच में दोबारा जन्म ले लिया था। वो ठीक उसी दिन लौट आया था जब उसने घर छोड़ा था। खदान हादसा अभी हुआ नहीं था। उसका परिवार अभी जिंदा था। उसके पास सब कुछ ठीक करने का मौका था। विक्रम के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल गई और गर्म आंसू उसके गालों पर बह निकले। हजारों बातें उसके दिल में घुमड़ रही थी, लेकिन जुबान पर बस एक ही जुमला आया, मैं वापस आ गया। उसने अनुराधा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। वो उसे कसकर गले लगाना चाहता था। अपने 40 साल का पछतावा एक सांस में उड़ेल देना चाहता था, लेकिन अनुराधा झटके से पीछे हट गई। उसने सिर झुकाकर बच्ची को अपनी ढाल बना लिया। मारो मत, बच्ची सामने है, बात नहीं कर सकते। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था और उसके गाल पर एक लाल रंग का निशान साफ दिख रहा था। विक्रम का बढ़ा हुआ हाथ हवा में ही रुक गया। वो भूल ही गया था कि इस वक्त सबकी नजरों में वो एक बदनाम लफंगा था, एक जुआरी, शराबी और अपनी बीवी को पीटने वाला इंसान, कालिंगदान माइनिंग टाउन का सबसे गिरा हुआ आदमी। अनुराधा सिर्फ उससे डरती नहीं थी, वो उससे नफरत करती थी। उसे याद आया कि कल रात वो नशे में धुत होकर घर आया था। अनुराधा ने कुछ कह दिया था और गुस्से में उसने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया था। उसने मन ही मन सोचा, कितना बड़ा कमीना था मैं यार, अपनी ही बीवी पर हाथ उठा दिया। सच में दुनिया का सबसे गिरा हुआ इंसान हूं मैं। दोबारा जन्म लेने की खुशी अब एक भारी पछतावे में बदल गई थी। विक्रम का सिर शर्म से झुक गया। मुझे माफ कर दो। तभी दरवाजे पर भारी प्रहारों की आवाजें गूंजने लगी, जैसे कोई उसे तोड़कर ही दम लेगा। लकड़ी का वो पुराना दरवाजा हर झटके के साथ कांप रहा था। विक्रम सिंह, मरा हुआ बनना बंद कर दोस्त, मुझे पता है तू अंदर है। बाहर से एक भारी और डरावनी आवाज आई। उसकी आवाज में चिल्लाहट से ज्यादा एक खौफनाक इत्मीनान था। कल रात नशे में तूने जो तोड़फोड़ की, होश आ गया? कर्ज से भागने की कोशिश कर रहा है? ऐसे नहीं चलेगा, बाहर निकल वरना दरवाजा तोड़ देंगे। अगर पैसे नहीं है तो अपनी सुंदर बीवी को भेज दे, एक रात हमारी खातिरदारी कर देगी। इतनी बातें क्यों कर रहे हो? तोड़ो दरवाजा और जो मिले उठा लो। लकड़ी का दरवाजा एक भयानक आवाज के साथ चरमराया। अनुराधा की चीख निकल गई और उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और बच्ची को कस लिया। विक्रम ने अपनी मुट्ठियां कस ली। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक खतरनाक आग जल रही थी। उसकी सांसें भारी हो गई। क्या विक्रम इस बार अपनी गलतियां सुधार पाएगा? क्या अनुराधा कभी उस पर भरोसा कर पाएगी? और दरवाजे के बाहर जो गुंडे खड़े हैं, उनसे कैसे निपटेगा ये नया विक्रम? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। कल रात का नशा उतर चुका था, लेकिन अपराध बोध का धुआं अभी भी विक्रम के दिमाग में घुटन पैदा कर रहा था। खदान का वो खौफनाक हादसा अभी भी एक बुरे सपने की तरह उसके जहन में अटका था। पर एक बात सच थी, शहर से आए लोग अभी तक अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वापस नहीं गए थे। और सबसे बड़ी बात, उसका परिवार अभी भी जिंदा था। उसके पास सब कुछ ठीक करने का एक आखिरी मौका था। विक्रम के होंठ कांपे। विक्रम के चेहरे पर एक मुस्कान आई, लेकिन ये मुस्कान गहरी राहत और आंखों में आए आंसू से भरी थी। गर्म आंसू उसकी आंखों से छलककर उसके हाथों पर टपकने लगे। उसके सीने में हजार जज्बात एक साथ उबल रहे थे। मैं वापस आ गया, उसने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा। उसने अपने कांपते हाथ अनुराधा सेन की तरफ बढ़ाए। वो चाहता था कि उसे अपनी बाहों में इतनी कसकर भींच ले कि सालों की तड़प और पछतावे का हर एक कतरा निचोड़ कर बाहर आ जाए। लेकिन अनुराधा झटके से पीछे हटी। उसने अपना सिर झुकाया और अपनी नन्ही बच्ची अन्नू को एक ढाल की तरह अपने सीने से लगा लिया। बच्ची को पकड़ते हुए अनुराधा के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मुझे मत मारो, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में ऐसा खौफ था जिसने सीधे विक्रम को अंदर तक हिला दिया। अन्नू यही है, क्या हम बस बात कर सकते हैं? अनुराधा का चेहरा डर से बिल्कुल सफेद पड़ गया था। इस सफेदी में उसके गाल पर उभरा वो लाल हथेली का निशान और भी साफ दिखने लगा था। वो निशान सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, वो विक्रम की हैवानियत का जीता जागता सबूत था।
विक्रम का उठा हुआ हाथ हवा में ही जम गया। एक भारी सन्नाटा कमरे में फैल गया। वो भूल ही गया था कि इस वक्त वो एक पूरा गिरा हुआ इंसान था, जुआरी, शराबी और दूसरी औरतों के पीछे भागने वाला ऐसा जानवर जो अपनी बीवी को पीटने से भी पीछे नहीं हटता था। कालिंदान माइनिंग टाउन का सबसे बुरा आदमी, जिसे हाई स्कूल और वोकेशनल स्कूल दोनों से धक्के मारकर निकाल दिया गया था। अनुराधा सिर्फ उससे डरती नहीं थी, बल्कि उसे उससे घिन आती थी। वो उससे नफरत करती थी। जैसे ही उसे बीती रात की बात याद आई, उसे अपनी गलती का एहसास एक मुक्के की तरह लगा। कल रात वो नशे में धुत होकर घर आया था। अनुराधा ने कुछ कहा था, उसे याद भी नहीं कि क्या, और अंधे गुस्से में उसने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया था। वो जमीन पर गिर गई थी। जब वो बिना रोए चुपचाप उठकर अन्नू को सुलाने चली गई तो इस जानवर ने सोचा था कि उसे चोट नहीं लगी। वो आराम से बेहोश होकर सो गया था। और आज पूरी रात बीत जाने के बाद भी अनुराधा का चेहरा सूजा हुआ था। दर्द तो उसे बहुत था, बस उसने चुपचाप सहना सीख लिया था। उसके अंदर से आवाज आई, अबे ये क्या कर दिया तूने? इतना बड़ा जानवर, एक नंबर का घटिया इंसान है तू। कुछ पल पहले की सारी खुशी अब दम घोटने वाले पछतावे की लहर में बह चुकी थी। मुझे माफ कर दो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अनुराधा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसका पूरा शरीर लकड़ी की तरह अकड़ा हुआ था जब वो दीवार से सटकर बगल से निकलने की कोशिश करने लगी। विक्रम ने बेसाख्ता हाथ बढ़ाकर उसे रोक लिया। मत जाओ। विक्रम का गला सूखने लगा और उसकी धड़कनें तेज हो गई। यहाँ वापस आना, ये सब कुछ बहुत नाजुक और अविश्वसनीय लग रहा था। अगर वो उस दरवाजे से बाहर चली गई और उसने उसे या अन्नू को फिर कभी नहीं देखा तो वो क्या करेगा? अनुराधा ने खुद को दीवार से ऐसे चिपका लिया जैसे वो पत्थरों के अंदर समा जाना चाहती हो। विक्रम के छूने भर से वो कांप उठी थी। उसने उसके साथ कितना जुल्म किया था कि वो इतनी डरी हुई थी। प्लीज मत जाओ। विक्रम की आवाज अपराध बोध से भारी हो गई, जैसे कोई उसका गला घोट रहा हो। मुझे बहुत माफी चाहिए। मैं जानता हूं मैं पूरा गंदा इंसान रहा हूं, लेकिन आज से मैं कसम खाता हूं कि तुम पर कभी कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। वो जानता था कि उसके ये शब्द उन तमाम बुरी चीजों को ठीक नहीं कर सकते जो उसने की थी, पर वो माफी मांगना बंद नहीं कर पा रहा था। कम से कम इससे उसके सीने का बोझ थोड़ा हल्का लग रहा था। अनुराधा ने ऐसे बर्ताव किया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। उसका चेहरा एकदम सपाट था और नजरें जमीन पर गड़ी थी, लेकिन उसकी बाहें बच्चे के चारों तरफ और कस गईं। ये उसकी पुरानी आदत थी। पलटकर जवाब देने से बेहतर खामोश रहना हमेशा ज्यादा सेफ होता था। विक्रम को पहले लगता था कि यह खामोशी उसकी बेइज्जती है, उसे नीचा दिखाने का तरीका, तो वो और गुस्सा हो जाता था और उसे और पीटता था। अचानक मां की कसी हुई पकड़ से दबकर अन्नू जोर से रोने लगी। अनुराधा ने तुरंत अपनी पकड़ ढीली की और बच्ची की पीठ थपथपाकर उसे शांत करने लगी। जब अन्नू चुप हुई तो उसने बिना विक्रम की तरफ देखे फुसफुसाकर कहा, मुझे कैंटीन जाना है नाश्ता लाने। मैं जाता हूं, विक्रम ने फौरन कहा। मैं ले आऊंगा। अनुराधा ने झटके से अपनी नजरें उठाई। उसकी आंखों में साफ शक था। वो तजुर्बे से जानती थी कि अगर विक्रम का मूड खराब हुआ तो वो नाश्ता लाने के बजाय पूरी टेबल पलट सकता था और उस पर पागलों की तरह चिल्ला सकता था। विक्रम का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने मन ही मन सोचा, भाई मेरी तो लग गई, ये पक्का सोच रही है कि मैं नाटक कर रहा हूं। और सोचे भी क्यों ना, कल रात ही तो मैंने इसके पैसे छीने थे। मेरी इज्जत सच में 2 कौड़ी की भी नहीं बची है इस घर में। उसने गला साफ किया और कहा, तुम रात भर बच्ची को संभालते हुए इतनी मेहनत करती हो, अब से मैं सुबह जल्दी उठकर नाश्ता लाया करूंगा। अनुराधा ने अपना माथा सिकोड़ लिया। तुम क्या खेल खेल रहे हो? मेरे पास पैसे नहीं है, तुम्हें ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। सच में मेरे पास तुम्हें देने को पैसे नहीं है। सच है जो कहते हैं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। वो उस पर भरोसा क्यों करती? उसने वो थोड़े बहुत खर्चे के पैसे जो वो छुपा कर रखती थी एक से ज्यादा बार चुराए थे। कल रात भी तो उसने यही किया था। विक्रम समझ गया कि अब शब्द बेकार हैं, उसे अपने काम से साबित करना होगा। विक्रम ने अनुराधा के गाल की तरफ इशारा किया। तुम्हारा चेहरा सूजा हुआ है, अच्छा नहीं होगा अगर लोगों ने देख लिया। कल ही उसके क्रू चीफ ने उसे डांटा था, अगर किसी को पता चला कि उसने अपनी बीवी को मारा है तो उसे मौके पर ही नौकरी से निकाल दिया जाता। अनुराधा ने यह बहाना मान लिया और फिर से सिर झुका लिया। तुम क्या खाना चाहोगी? विक्रम ने अपनी आवाज को जितना हो सके नरम रखने की कोशिश की, पर पिछले 40 सालों में उसे कभी किसी से इतने प्यार से बात करने की आदत नहीं थी, इसलिए उसकी मुस्कान अजीब और नकली लग रही थी। अनुराधा ने उससे पीठ फेर ली और सपाट आवाज में कहा, कुछ भी चलेगा। विक्रम ने हार मान ली और अपनी बेटी की तरफ मुड़ा। इस बार उसकी मुस्कान एकदम सच्ची थी। अन्नू, पापा तुम्हारे लिए दूध लाने जा रहे हैं, ठीक है? तुम अच्छी बच्ची बनकर मम्मी के पास रहो। आखिर ये उसकी नन्ही बच्ची थी। बच्ची मुस्कुराई। उसके बिना दांत वाले मुंह से लार की धार टपकने लगी और वो तोतली आवाज में बोली, पापा दूध। उसकी मुस्कान देखकर विक्रम के सीने में एक मीठी सी खुशी दौड़ गई, कुछ ऐसा पाने की खुशी जो उसने सोचा था हमेशा के लिए खो गया है। विक्रम मुस्कुराते हुए अपनी सफेद शर्ट और आर्मी ग्रीन पैंट पहनने लगा। उसके सफेद मोजों के पंजों में छेद थे और उसके रबर वाले लेदर शूज किनारों से फटे हुए थे, पर आज ये फटे जूते उसे किसी भी डिजाइनर ब्रांड से ज्यादा आरामदेह लग रहे थे। ये सिर्फ जूते नहीं थे, ये उसकी नई जिंदगी की पहचान थे। उसने 2 बार जमीन पर पैर पटके, रसोई में भागा और अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे। उसने छोटे और टूटे हुए शीशे में अपना चेहरा देखा। वो चेहरा बिल्कुल जवान था, जिस पर एक भी झुर्री नहीं थी। वो शीशे में देखकर मुस्कुराया। वेलकम बैक, उसने खुद से कहा। बेटा विक्रम, इस बार कोई गलती मत करना, अपनी पूरी जान लगा देना, चाहे जो हो जाए। तेरे परिवार के पास अच्छा खाना, पहनने को कपड़े और सिर पर एक पक्की छत होनी ही चाहिए। विक्रम कमरे में वापस आया और बैठक के ड्रेसर की दराज से एक पुराना लंच बॉक्स निकाला। अंदर बस कुछ मामूली मील टिकट्स और कुछ छुट्टे पैसे रखे थे, पर इससे पहले कि वो उसे छू पाता, अनुराधा ने डिब्बा छीन लिया और उसे अपने और अन्नू के बीच दबाकर पकड़ लिया। ये क्या कर रही हो? विक्रम ने माथा सिकोड़कर पूछा। सैलरी आने में अभी आधा महीना बाकी है, क्या बस इतने ही राशन के पैसे बचे हैं? उसने एक भरोसा दिलाने वाली मुस्कान की कोशिश की। घबराओ मत, मैं बस कुछ सामान लाना चाहता हूँ। ये सुनते ही अनुराधा और घबरा गई। सामान लाना?
उसे सामान लाने का ग भी नहीं पता था। उसे कभी परवाह नहीं थी कि घर में खाना है या नहीं। तो अचानक ये ऑफर क्यों? उसे यकीन हो गया कि विक्रम बस ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि उसने अपनी सैलरी कहाँ छुपाई है। अन्नू के पास जितने भी कपड़े थे वो सब बाहर और पतझड़ के मौसम के लिए थे, और वो छोटे भी होने लगे थे। अगर विक्रम ने सारे पैसे नहीं छीने होते तो वो अब तक गर्मियों के लिए हल्के कपड़े सिलवाने का कपड़ा खरीद चुकी होती। गुस्से और डर ने अनुराधा की नसों को जमा दिया। उसने डिब्बे को और कसकर पकड़ा, विक्रम से पीठ फेरी और दांत भींच कर बोली, तुम्हें सामान लाने की जरूरत नहीं है। विक्रम जानता था कि वो उस पर शक कर रही है, पर उसने बुरा नहीं माना। उसका दिमाग तो इस बात पर दौड़ रहा था कि जल्दी से कुछ पैसे कैसे जुटाए जाए। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, अंदर सिक्कों के टकराने की आवाज आई। सिर्फ 2-3 रुपए बचे थे। भले ही वो समय में पीछे आ गया था, लेकिन वो रातों रात एक करोड़पति से पूरी तरह कंगाल हो चुका था। क्या अनुराधा कभी विक्रम पर भरोसा कर पाएगी? क्या वो सच में बदल सकता है, या ये बस एक और खोखला वादा है? और इन खाली जेबों के साथ वो अपने परिवार को कैसे बचाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। मैं अभी आया। विक्रम के मुंह से निकले वो चंद शब्द हवा में किसी भारी पत्थर की तरह ठहर गए। उसने किचन की तरफ मुड़कर एक बड़ा इनामल का मग और अपना पुराना एल्यूमिनियम का लंच बॉक्स उठाया। उसकी उंगलियां ठंडे एल्यूमिनियम पर कसी हुई थी। उसके हाथों में पकड़े ये बर्तन महज धातु के टुकड़े नहीं थे, ये उसकी उस मजदूर जिंदगी की जंजीरें थीं जिन्हें तोड़कर वो सालों पहले भाग जाना चाहता था। दरवाजा एक भारी चरमराहट के साथ खुला और वो बाहर निकल गया। बाहर पहाड़ी की ढलान पर लाल ईंटों के बंगलोज एक जैसी कतारों में खड़े थे, बिल्कुल परेड में खड़े सैनिकों की तरह। ये कालिकदान माइनिंग टाउन का वो भूल भुलैया वाला हिस्सा था जहां कोई भी नया इंसान आसानी से रास्ता भटक सकता था। शुक्र था कि घरों पर नंबर लगे हुए थे। विक्रम के कदम रो नंबर 3 के मकान नंबर 3 के बाहर रुके। उसने आसमान की तरफ देखा और एक लंबी सांस खींची। खामोशी। उसने सब कुछ समेटने की कोशिश की, ये नजारे, ये आवाजें, यहाँ की हवा तक जो कभी उसकी रग रग में बसी थी पर आज अजीब तरीके से अनजान लग रही थी। कंक्रीट की सड़क पर आज भी उतनी ही धूल उड़ रही थी जितनी उसे याद थी। सामने सफेदी की हुई दीवार पर बड़े बड़े लाल अक्षरों में लिखा था, सुरक्षा पहले, हमेशा। उस दीवार के पार एक दूसरी ही दुनिया फैली थी जहां अंतहीन खेत, पेड़ और दूर दूर तक बिखरे घर थे। लेकिन इन दीवारों के अंदर ये अपने आप में एक पूरा शहर था। यहाँ सिनेमा हॉल, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, कैंटीन, बाथ हाउस, स्कूल, कंपनी स्टोर और यहाँ तक कि किंडरगार्टन भी मौजूद था। सड़क के नीचे रेलवे स्टेशन होने की वजह से जरूरत की हर चीज मिल जाती थी। तभी खंभों पर लगे लाउडस्पीकर्स गूंज उठे। आकाशवाणी की सुबह की खबरों ने पूरी बस्ती की खामोशी को चीर कर रख दिया। मजदूर अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगे थे। सबके हाथों में वही इनामल के मग और एल्यूमिनियम के लंच बॉक्सेस खटक रहे थे। रास्ते में एक दूसरे को आवाजें लगाई जा रही थी। अरे घनश्याम मिश्रा, कल रात तेरा ताश का खेल तो बेकार था यार। पीछे से एक भारी आवाज गूंजी। ओम प्रकाश यादव, तेरी हिम्मत कैसे हुई? ओम प्रकाश ने अपनी मुट्ठी भींच ली। तू मेरा पार्टनर था और तेरे हाथ में कचरे पत्ते आते रहे, मुझे भी डुबो दिया तूने। घनश्याम ने हाथ झटक दिया। बकवास, तू बस घटिया खिलाड़ी है, आज रात मेरे साथ टीम मत बनाना। तभी भीड़ में से किसी और ने कहा, सुना है स्थापना दिवस में ऑडिटोरियम में कई फॉरेन फिल्म्स दिखाएंगे, सच में? चलना फिर देखने। अचानक सबकी बातचीत बीच में ही कट गई। हवा में एकदम घोटू सन्नाटा छा गया। लोगों ने विक्रम को देखा और उनके कदम वहीं जमीन में गड़ गए। सबकी नजरें उस पर ऐसे टिक गईं जैसे कोई भूत देख लिया हो। भीड़ चीरते हुए 2 बुजुर्ग, एक मोटा और एक लंबा पतला, उसकी तरफ बढ़ने लगे। मोटे ओम प्रकाश यादव ने हंसते हुए ताना मारा, अरे वाह, देखो कौन आया, आज क्या हो गया तुम्हें? चीफ साहब खुद अपना नाश्ता लेने निकले हैं। पतले घनश्याम मिश्रा ने चुटकी ली, अरे तुम तो कह रहे थे कि किस्मत आजमाने जाओगे, हमें भी ले चलो साथ। यहाँ ज्यादातर लोगों को उनके नाम से पुकारा जाता था, पर विक्रम को सब चीफ बोलते थे। ये कोई इज्जत का रुतबा नहीं था, ये एक जहरीला ताना था, उसे एक बिगड़ैल और घमंडी लड़का साबित करने का तरीका। वो इस पूरी बस्ती का सबसे बड़ा सिरदर्द माना जाता था। लेकिन विक्रम के लिए इतने दशकों बाद वो नाम दोबारा सुनना चुगने के बजाय अजीब सा सुकून दे रहा था। वो उनके सामने जाकर रुका और फिर उसने वो किया जिसने सबकी सांसें रोक दी। उसने इज्जत से अपना सिर झुका लिया। सुप्रभात मिश्रा जी, यादव जी। उसकी आवाज में कोई ताना या तीखापन नहीं था। कल रात थोड़ी ज्यादा पीली थी, बकवास कर रहा था, माफी चाहता हूं अगर बेवकूफ लगा। वो पल भर के लिए रुका। उसकी आंखें दोनों बुजुर्गों पर टिकी थी। अब से मुझे विक्रम ही बुलाइए, चीफ जैसा नाम मेरे लायक नहीं है। मोटे ओम प्रकाश यादव और पतले घनश्याम मिश्रा बुत बनकर रह गए। उनके चेहरों का रंग उड़ गया। वो पहले विक्रम को घूरते रहे, फिर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक फिटर क्रू का फोरमैन था और दूसरा इलेक्ट्रिशियंस का। वो विक्रम की रग रग से वाकिफ थे। जिस घमंडी लड़के को वो जानते थे वो उनका मजाक अनसुना कर देता और जी लगाकर तो किसी कीमत पर बात नहीं करता। जब विक्रम उन्हें उसी हैरानी में छोड़कर आगे बढ़ गया तो दोनों आदमी पीछे मुड़कर उसे ही देखे जा रहे थे। घनश्याम ने फुसफुसाते हुए पूछा, ये लड़का अभी भी आधा सोया हुआ था या सच में पागल हो गया? ओम प्रकाश ने माथा सिकुड़ा, पता नहीं, पर यह छोटा शैतान जरूर कुछ प्लान कर रहा है। आज काम पर इस पर नजर रखनी पड़ेगी। विक्रम के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसने मन ही मन सोचा, सोचते रहो बुड्ढो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अब ये विक्रम तुम्हारी पहुंच से बहुत आगे निकल चुका है बेटा, तुम लोग तो बस देखते रह जाओगे। चीफ, पीछे से एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। जिग्नेश मेहता ढलान पर भागता हुआ आ रहा था और उसके हाथ में पकड़ा लंच बॉक्स जोर जोर से खनखना रहा था। गुड मॉर्निंग। विक्रम ने आगे बढ़कर अपने दोस्त की गर्दन में हाथ डाला और उसे जोर से अपनी तरफ खींच लिया। बंदर। जिग्नेश उसका सबसे अच्छा दोस्त था। दोनों वोकेशनल स्कूल में साथ पढ़े थे और अब एक ही क्रू में काम करते थे।
वो दुबला पतला था और एक जगह टिककर नहीं रह पाता था, इसीलिए उसका नाम बंदर पड़ गया था। लेकिन विक्रम के जहन में इस वक्त एक तूफान चल रहा था। उसे याद था कि जब वो सालों पहले बिना किसी को बताए इस शहर से भाग गया था, तब इसी जिग्नेश ने उसकी मां को संभाला था। वो उस बुजुर्ग औरत के लिए वो सब करता रहा जो एक बेटे के नाते विक्रम को करना चाहिए था। और फिर उसे वो खौफनाक दिन याद आ गया जब एक मोटरसाइकिल हादसे ने जिग्नेश की जान ले ली थी। विक्रम उस वक्त शहर से बहुत दूर था। उसे अपने जिगरी दोस्त को आखिरी अलविदा कहने का मौका तक नहीं मिला था। ये याद आते ही विक्रम की आंखें जलने लगी। उसने अपनी भावनाओं का बांध टूटने से बचाने के लिए जिग्नेश के कंधे पर जोर से थप्पी मारी, एक बार और फिर दूसरी बार। उसके दशकों का पछतावा, उसकी शुक्रगुजारी और हजारों अनकही बातें, सब कुछ उन 2 भारी थप्पियों के जरिए बाहर आ रहा था। जिग्नेश अचानक पड़े इस वजन से खांसा और थोड़ा लड़खड़ा गया। अरे यार, आराम से। विक्रम बस मुस्कुराता रहा। उसने अपनी आंखों की नमी को पलकों के पीछे ही सुखा दिया। ऐसा नहीं था कि वो कमजोर पड़ रहा था, बस जिंदगी ने उसे इतने थपेड़े मारे थे कि अब उसे समझ आ गया था कि ये लोग, ये पुराने रिश्ते उसके लिए असल में क्या मायने रखते थे। तभी जिग्नेश ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ अखबार निकाला। उसने आवाज धीमी करते हुए रहस्यमयी अंदाज में कहा, ये देख। विक्रम को वो पन्ना देखने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे अच्छे से पता था कि उस पर क्या छपा है। वो बेंगलोर की एक इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में नौकरी का एडवर्टाइजमेंट था। महज 2 छोटी लाइंस थी, लेकिन उन 2 लाइंस ने ही पिछली जिंदगी में विक्रम के दिमाग में एक झूठा सपना बोया था। विक्रम की आंखें उस अखबार पर जम गई। उसके दिमाग में एक तेज ख्याल कौंधा, यही है वो कागज का टुकड़ा जिसने मेरी पूरी जिंदगी राख कर दी थी। इसी के चक्कर में मैं घर से भागा था। पर इस बार नहीं बेटा, इस बार खेल मैं बदलूंगा। जिग्नेश बड़बड़ाया। काम पर दिखाने वाला था, पर सोचा नहीं था कि तू खुद नाश्ता लेने निकलेगा। क्या चक्कर है? विक्रम ने नाक सिकोड़ी और वो अखबार अपनी जेब में रख लिया। तू बहुत बोलता है, और रिकॉर्ड के लिए बता दूं, मैं सुधर रहा हूं, अब अच्छा इंसान बनूंगा। विक्रम ने सीधा जवाब दिया। दोनों बातें करते हुए कैंटीन में घुसे और खाने की लाइन में लग गए। जैसे ही वहां मौजूद औरतों की नजर विक्रम पर पड़ी, उनके चेहरे उसकी तरफ घूम गए। उम्र चाहे जो भी हो, हर कोई उसे कनखियों से देख रहा था। कुछ ने शर्म से नजरें चुरा ली, तो कुछ उसे लगातार घूरती रही। जिग्नेश ने हल्की सी जलन के साथ आह भरी। यार, हैंडसम होने के अपने फायदे हैं। विक्रम के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने पुराने वक्त को याद कर रहा था। उसे पता था कि वो दिखने में अच्छा था। बाद में बिजनेस की दुनिया में इसी शक्ल ने उसके लिए कई बड़े दरवाजे खोले थे, पर जवानी के दिनों में वो अपनी इस खूबी को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मानता था। उसे लगता था कि लोग उसके चेहरे की नहीं, उसके दिमाग की तारीफ करें। इसीलिए वो हमेशा सबसे भद्दा क्रिकेट रखता था, ताकि कोई उसकी तरफ ध्यान ही ना दे। आज उसे अपनी उस बेवकूफी पर हंसी आ रही थी। वो बुदबुदाया, कितना बड़ा गधा था मैं यार। शक्ल छुपाने के लिए वो घटिया बाल रखता था। अब ऐसा नहीं होगा। दुनिया से लड़ना है तो अपना हर हथियार पहना रखना पड़ेगा, और मेरी शक्ल मेरा सबसे बड़ा हथियार है। तभी जिग्नेश ने अपनी कोहनी से उसे हल्का सा मारा। देख, उसने कोने की तरफ इशारा किया। विक्रम की नजरें घूमी और एक पल के लिए उसकी सांसें अटक गईं। कोने वाली टेबल के पास तेजपाल ठाकुर ने ललिता प्रसाद को घेर रखा था। वो उसके ऊपर झुककर धीरे धीरे कुछ बोल रहा था, लेकिन उसका लहजा इतना खतरनाक था कि दूर से भी उसकी धमकी की आंच महसूस हो रही थी। ललिता ने अपना सिर नीचे झुका रखा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी, पर खौफ ने उसके हाथ पैर इस कदर बांध दिए थे कि वो ना तो उसे पीछे धकेल पा रही थी और ना वहां से भाग पा रही थी। तेजपाल ठाकुर का चेहरा उसकी नीयत जैसा ही घिनौना था। नाटा और मोटा शरीर, सावली रंगत, बड़ी गोल नाक और वो बाहर निकले हुए दांत जो उसके होठों को हर वक्त आगे धकेले रहते थे। कालिकदान की कोई भी लड़की उसके साए से भी दूर भागती थी। 25 की उम्र में भी वो कस्बे के गिने चुने कुंवारों में से एक था, क्योंकि जो रिश्ते आते थे उन्हें वो अपनी झूठी शान के खिलाफ मानता था। लेकिन उसका गुरूर सिर्फ एक वजह से था। वो खदान के मैनेजर का साला था और कम्युनिटी अफेयर्स ऑफिस का डायरेक्टर। इस कस्बे में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सीधे तौर पर तेजपाल से पंगा ले सके। कुछ समय पहले विक्रम पर ललिता को बाथ हाउस में झांकने का झूठा इल्जाम लगा था। उस इल्जाम के बाद विक्रम के माथे पर आवारा होने का ठप्पा लग गया था, लेकिन समाज ने ललिता को भी नहीं बख्शा। वो असल में एक शिकार थी, पर कस्बे के लोग उसे ऐसी लड़की मानने लगे थे जो किसी के भी साथ जा सकती थी। इसी वजह से आज भरी कैंटीन में भी सब आंखें मूंदे बैठे थे, जैसे वहां कुछ हो ही नहीं रहा हो। अगर पुराना विक्रम होता तो वो भी अपनी नजरें फेर लेता। उसे तेजपाल से कोई खौफ नहीं था, पर वो अपनी भलाई के लिए ललिता के मामले से दूर रहना चाहता था। पर आज विक्रम अलग था, क्योंकि उसे भविष्य पता था। उसे पता था कि ठीक 2 साल बाद यही तेजपाल ठाकुर अपने रुतबे का फायदा उठाकर अनुराधा सेन के साथ जबरदस्ती करेगा। एक ऐसा घिनौना गुना जो अनुराधा को अंदर तक तोड़ देगा। वो इस कदर टूट जाएगी कि उस शैतान से बचने के लिए वो अपनी ही छोटी बच्ची अन्नू को मार डालेगी और फिर खुद अपनी जान ले लेगी। जब इंसान को यह पता हो कि उसी के सामने खड़ा दरिंदा उसकी पत्नी और बच्ची की दर्दनाक मौत का जिम्मेदार बनने वाला है, तो वो गुस्सा सिर्फ गुस्सा नहीं रहता। वो एक ऐसा सुलगता हुआ लावा बन जाता है जो सीने को जला देता है, हर सांस के साथ, हर धड़कन के साथ। पुराना विक्रम तो अब तक वहां जाकर तेजपाल की गर्दन तोड़ चुका होता, तो आज वो क्यों अपने हाथ बांधकर खड़ा रहे? विक्रम ने बिना कुछ सोचे 3 तेज कदम आगे बढ़ाए और तेजपाल के घुटने के ठीक पीछे अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार लात मारी। हड्डी और मांस के टूटने की एक ऐसी भयानक खोखली आवाज आई जिसने पूरी कैंटीन का सन्नाटा चीर दिया। सुनने वालों की रीढ़ में बर्फ की सिल्ली सी सिहरन दौड़ गई। तेजपाल का पैर एक अजीब से एंगल में मुड़ गया। वो दर्द से चीखता हुआ भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। विक्रम एक मौत के साए की तरह उसके ऊपर खड़ा था। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ खून सवार था। क्या विक्रम इस टक्कर से बच पाएगा? तेजपाल का बदला क्या होगा? और ललिता अब क्या सोचेगी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। विक्रम, ये क्या बकवास कर रहे हो? तेजपाल ठाकुर की भारी आवाज बम की तरह फटी। पूरी कैंटीन की दीवारें कांप उठी। डर के मारे लोगों के हाथों से चम्मच छूटकर प्लेटों पर जा गिरे। खनखनाहट के बाद वहां एक भारी और दम घोटू सन्नाटा छा गया। ललिता प्रसाद का चेहरा सफेद पड़ गया।
वो झटके से दूसरी लाइन के पीछे खिसक गई। खुद को छुपाने की कोशिश में उसके कदम बुरी तरह लड़खड़ा रहे थे। सबकी नजरें विक्रम पर गई थी। सब देखना चाहते थे कि अब कौन किसे जमीन पर पटकेगा। जिग्नेश मेहता की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो बस इंतजार कर रहा था कि कब विक्रम उस लंच बॉक्स को तेजपाल के सिर पर दे मारे और वहां से आराम से निकल जाए। लेकिन विक्रम ने कुछ और ही किया। वो आराम से नीचे झुका। उसने जमीन से एक मरा हुआ तिलचट्टा उठाया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे डायरेक्टर ठाकुर, जरा संभलिए। आपकी टांग पर एक भारी भरकम तिलचट्टा चढ़ा हुआ था, कहीं आपके खाने में घुस गया तो? वो मरा हुआ तिलचट्टा सिर्फ एक कीड़ा नहीं था, वो तेजपाल का गुरूर था, उसकी झूठी औकात थी, जिसे विक्रम ने सबके सामने उसी के हाथ में थमा दिया था। कैंटीन में मौजूद हर औरत को तेजपाल ने कभी न कभी अपनी गंदी बातों से परेशान किया था। उसके खिलाफ बोलने की किसी में हिम्मत नहीं थी। लेकिन आज उसे जलील होता देख औरतों ने अपने दुपट्टे से मुंह छुपा लिया। उनकी आंखों में एक छिपी हुई मुस्कान आ गई। सही हुआ इसके साथ, हरामी से हरामी ही निपटता है। बिल्कुल, सोचा नहीं था नाश्ते के साथ मुफ्त का तमाशा भी मिलेगा। दो कुत्तों की लड़ाई जैसा था। मजा आ गया। अचानक चीफ इतने बुरे भी नहीं लगने लगे। ज्यादा उम्मीद मत रखो, जानती हो ना कैसा है, अभी गर्म तो अभी ठंडा। सही बात, चुप रहना ही बेहतर है। अगर ये सच में भड़क गया तो अगला निशाना तुम हो सकती हो। तेजपाल उनकी फुसफुसाहटें नहीं सुन पाया। गुस्से के मारे तेजपाल का चेहरा तमतमा उठा और उसकी कनपटी की नसें साफ दिखाई देने लगी। विक्रम थोड़ा झुका। अरे डायरेक्टर ठाकुर, आज कोई त्योहार नहीं है, ये कैसी औपचारिक प्रणाम कर रहे थे? उसके चेहरे पर इतनी शांति थी कि तेजपाल को समझ नहीं आया वो क्या कहे। गाली देता तो खुद बेवकूफ लगता और चुप रहता तो हार मान लेता। तेजपाल की आंखें शक से सिकुड़ गईं। विक्रम से उसकी कभी कोई दुश्मनी नहीं रही थी, फिर आज ये सब क्या था? विक्रम थोड़ा और करीब झुका और अपनी आवाज एकदम धीमी कर ली। अच्छा हुआ आप जैसे समझदार आदमी हैं, भविष्य के डेप्यूटी माइन मैनेजर। कोई और होता तो गलतफहमी हो जाती। सोचता मैं कुछ शुरू करने की कोशिश कर रहा हूं और दिल में गांठ बांध लेता। उसने मन ही मन खुद से कहा, बेटा विक्रम, इसे थोड़ा मक्खन लगा दे। डेप्यूटी माइन मैनेजर का नाम सुनते ही ये पिघल जाएगा। और वही हुआ। तेजपाल का हमेशा से सपना था कि उसका साला उसे डेप्यूटी माइन मैनेजर बना दे। विक्रम के मुंह से ये सुनते ही उसका सारा गुस्सा ठंडे पानी की तरह शांत हो गया। वो अपना गला साफ करते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, शुक्रिया। विक्रम ने वो तिलचट्टा उसके हाथ में थमाया, मुस्कुराया और आराम से अपनी जगह पर लाइन में वापस चला गया। तेजपाल वहीं उस मरे हुए कीड़े के साथ बुत बनकर खड़ा रह गया। जैसे ही विक्रम अपनी जगह पर आकर खड़ा हुआ, उसने देखा कि जिग्नेश उसे अजीब नजरों से घूर रहा था। उसकी नजरें विक्रम के चेहरे को ऐसे पड़ रही थीं जैसे कोई जासूस किसी को परख रहा हो। विक्रम ने अपना गाल छुआ। क्या हुआ, चेहरे पर कुछ लगा है? जिग्नेश ने अपनी ठुड्डी सहलाई। अगर कल रात तेरे साथ दारू नहीं पी होती तो कसम से कहता तू कोई और आदमी है। जिग्नेश की बात सुनकर विक्रम झेप गया और उसने एक फीकी हंसी निकाली। उसके दिमाग में खतरे की घंटी बजी। भाई, मेरी तो लग गई, अगर इसे शक हो गया तो मेरा सारा खेल पकड़ा जाएगा। उसने बात संभालने के लिए जबरदस्ती हंसते हुए कहा, बहुत ज्यादा साईफाई पढ़ रहा है तू। कोई और आदमी? बकवास। जिग्नेश बिल्कुल नहीं माना। नहीं, तू बहुत अजीब बिहेव कर रहा है, जैसे कोई और ही हो। उस आदमी से मेरा पुराना हिसाब है। विक्रम ने आंखें चुराते हुए कड़क आवाज में जवाब दिया। जिग्नेश ने विक्रम के हाथ में पकड़े अखबार पर थपकी दी। और ये, तू हमेशा से उस इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में जॉब चाहता था ना? विक्रम ने तुरंत अखबार की तरफ देखा। उसे बात घुमाने का सही बहाना मिल गया था। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। जिग्नेश ने राहत की सांस ली और वापस लाइन की तरफ देखने लगा। विक्रम ने लंबी सांस छोड़ी। तभी उसकी नजर फैक्ट्री वाले ऐड के ठीक बगल में छपे एक और ऐड पर पड़ी और वो वहीं जम गया। सॉफ्ट ड्रिंक अब नए एडवर्टाइजिंग स्लोगन के लिए जनता से एंट्रीज मांग रही है। कृपया अपनी एंट्रीज नीचे दिए गए पते पर टेलीग्राम या डाक से भेजें। अगर आपका स्लोगन चुना गया तो 800 रुपए का इनाम मिलेगा। 800 रुपए? ये सिर्फ एक रकम नहीं थी, ये विक्रम के लिए एक नई शुरुआत की चाबी थी। उसके सपनों की उड़ान थी। खुशी के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसने अपने हाथ की मुट्ठी कस ली। किस्मत है ये, विक्रम जोर से चिल्लाया और उसने जिग्नेश के कंधे पर जोर से थप्पड़ मारा। लाख लाख शुक्रिया यार। जिग्नेश दर्द से करा उठा और उसका कंधा नीचे झुक गया। अरे आराम से यार, मैं कोई बास्केटबॉल का कैप्टन नहीं हूं, मेरा शरीर इतनी मार नहीं झेल सकता। लेकिन जिग्नेश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। यही तो था वो बेफिक्र और जोर जोर से बोलने वाला विक्रम जिसे वो बचपन से जानता था। उस वक्त खदान में काम करने का सबसे बड़ा फायदा सस्ता खाना था। 10 पैसे में दूध का बड़ा मग और 25 पैसे में 2 मुट्ठी जितनी बड़ी रोटियां मिलती थी। विक्रम ने इनेमल के मग में दूध और नाश्ता लिया और घर की तरफ चल पड़ा। वो अपने घर के सामने से सीधा आगे बढ़ा और चौथी पंक्ति के मकान नंबर 7 की तरफ चला गया। वहां से उसने तीसरी पंक्ति के मकान नंबर 3 की तरफ मुंह करके आवाज लगाई, अनु को लेकर नाश्ते के लिए आ जाओ। मकान नंबर 7 में उसके बाबूजी रंजीत सिंह, उसकी मां दमयंती और उसका भाई दीपक रहते थे। विक्रम शादीशुदा था, इसलिए खदान की तरफ से उसे एक अलग अपार्टमेंट मिला हुआ था। उसने देखा कि दमयंती बगल के बगीचे में सब्जियों को पानी दे रही थी। विक्रम ने अपना इनेमल मग और लंच बॉक्स जमीन पर रखा और तेजी से बगीचे की लकड़ी की बाड़ के पास पहुंच गया। माँ, मैं आ गया। ये शब्द मुंह से निकलते ही विक्रम की आवाज कांप गई। उसने अपनी आंखें मूंद ली ताकि वो गर्म आंसू बाहर न गिर सके। उनकी माँ अभी भी तंदुरुस्त थी और उनकी आंखें सुबह के साफ आसमान की तरह चमकदार थीं। इस एक पल को देखने के लिए विक्रम अपनी पूरी जिंदगी लुटा सकता था। दमयंती एकदम से सीधी खड़ी हुई। उनके चेहरे पर हैरानी थी। वो भागकर लकड़ी का छोटा दरवाजा खोलने आई। विकी, क्या हुआ? क्या बात है? विक्रम को शब्द ढूंढने में परेशानी हो रही थी। उसने अपनी आंखें झपकाई और बात संभालते हुए बोला, कुछ नहीं, बस दौड़कर नाश्ता लाने में थक गया। इतना बड़ा आदमी नाश्ता लाने में थक गया? तूने बिगाड़ कर रखा इसे। रंजीत ने दरवाजे की चौखट पर बैठे हुए ताना मारा।
उन्होंने अपनी जेब से कागज और तंबाकू की पोटली निकाली और उसे उंगलियों में मसलने लगे। बाजार की महंगी सिगरेटों के पैसे बचाने के लिए वो घर का उगाया तंबाकू पीते थे, जिसकी गंध बहुत तेज होती थी। विक्रम तेजी से उनके पास गया और वो तंबाकू की पोटली उनके हाथ से छीन ली। बाबूजी, पहले नाश्ता कर लीजिए। रंजीत गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने विक्रम को मारने के लिए अपना हाथ हवा में उठा लिया। ओए छोरे, मेरा तंबाकू वापस दे। पहले वाला विक्रम होता तो वो डरकर भाग जाता, लेकिन इस बार विक्रम अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसने अपने बाबूजी का भारी हाथ अपने कंधे पर गिरने दिया। उसे दर्द हुआ, पर वो मुस्कुरा दिया। खाना खाने के बाद पीजिए, कोई चुराने थोड़ी आ रहा है। विक्रम अब बदल चुका था। वो अपने बाबूजी से काफी लंबा भी था और अब वो जिम्मेदारियों का बोझ उठाने के लिए पूरी तरह तैयार था। क्या जिग्नेश को विक्रम के बदले हुए अंदाज पर शक बढ़ता जाएगा? और क्या वो स्लोगन कंपटीशन विक्रम की किस्मत बदलने वाला पहला कदम साबित होगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। हवा को चीरते हुए रंजीत सिंह का हाथ उठा एक जोरदार तमाचा मारने के लिए, लेकिन विक्रम के चेहरे से बस 1 इंच पहले वो हाथ हवा में ही जम गया। कमरे में मौत जैसा भारी सन्नाटा छा गया। विक्रम अपनी जगह पर पत्थर की तरह बिना पलक झपकाए खड़ा था। रंजीत की उंगलियां हवा में बुरी तरह कांप रही थी। कुछ पल की उस जानलेवा तनातनी के बाद रंजीत ने एक गहरी सांस छोड़ी। उनके हाथ ढीले पड़ गए और बेजान होकर नीचे आ गिरे। बदमाश कहीं का, वो दांत पीसते हुए बुदबुदाए, अभी भी नशे में धुत है। रंजीत की आवाज में गुस्सा तो था, पर उनकी आंखों के कोनों में नमी तैर गई और उन्होंने तुरंत अपनी थकी हुई पलकें झुका ली। कल रात उन्होंने और उनकी पत्नी ने विक्रम को लड़खड़ाते हुए घर आते देखा था। पूरी रात उनकी आंखों में नींद नहीं आई। वो बस कान लगाए बैठे रहे कि कब किसी शीशे के टूटने या चीख पुकार की आवाज आएगी, पर वो आवाज कभी आई ही नहीं। रात भर का वो डर और बेचैनी सब बेकार गए। तभी दीपक सिंह अपने कमरे से बाहर आया। रात की शिफ्ट के बाद मुश्किल से आंख लगी थी कि बाबूजी और विक्रम की तेज आवाजों ने उसे जगा दिया। अपनी लाल आंखें मलते हुए उसने सोचा कि आज फिर घर में कोई बड़ा तमाशा शुरू हो गया है, लेकिन विक्रम बस उसे देखकर मुस्कुराया। अरे दीपक भाई, नाश्ता कर लो, फिर सो जाना। दीपक के कदम वहीं जमीन पर जम गए। उसकी नींद एक झटके में उड़ गई। विक्रम हमेशा से घर का लाडला था, हैंडसम, तेज दिमाग वाला, जिसके लिए सब कुछ बाएं हाथ का खेल था। और दीपक जिम्मेदार होने के बाद भी वो माँ की नजरों में बस एक सीधा साधा लड़का था। ये नाइंसाफी दीपक को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रही थी। जैसे जैसे वो बड़े हुए, विक्रम की बदनामी का दाग दीपक पर भी लगने लगा। दोनों भाइयों के बीच एक गहरी और ठंडी दीवार खड़ी हो गई थी। ज्यादातर तो वो एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे, लेकिन आज विक्रम ने उसे भाई कहकर बुलाया था, वो भी मुस्कुराते हुए। दीपक ने मेज पर रखे गर्म नाश्ते को भारी शक की नजरों से देखा। उसके दिमाग की घंटी बजी, ये आज इतना मीठा क्यों बोल रहा है? पक्का इसने दूध में जुलाब की गोली मिलाई होगी। बचपन में भी तो पानी की जगह साबुन पिला दिया था इसने। भाई, आज संभल के रहना पड़ेगा। अपने भाई की शक भरी नजरों को नजरअंदाज करते हुए विक्रम ने चुपचाप किचन से एक चम्मच उठाया। वो दूध में भुने चावल का दलिया मिलाने लगा। अनुराधा इतनी कमजोर हो चुकी थी कि 6 महीने की अन्नू को अपना दूध नहीं पिला पा रही थी। घर का बना दलिया और कैंटीन का वो पानी मिला सस्ता दूध, बस यही उस 6 महीने की बच्ची की जिंदगी थी। विक्रम ने अपनी मुट्ठी जोर से भींच ली। उसे शहर जाकर अपनी बच्ची के लिए असली फॉर्मूला मिल्क लाना ही होगा। उसके जहन में उस भविष्य की याद ताजा हो गई, जहां बस दुकान जाओ और जो चाहिए ले आओ, बिना किसी मजबूरी के। वो दूध सिर्फ एक खाना नहीं था, वो उसके पिता होने की पहली जिम्मेदारी थी। उसने नजरें उठाई तो देखा कि पूरा परिवार उसे घूर रहा था। सबकी आंखें फटी की फटी थी, जैसे उन्होंने कोई जिंदा भूत देख लिया हो। यार, ये मिलाना बड़ा ट्रिकी है, इसमें गांठें पड़ जाती हैं। विक्रम ने घबराहट भरी हंसी के साथ कहा और अपना कटोरा उठाकर अनुराधा के बगल में बैठ गया। अपनी बीवी से करवाओ ये सब। रंजीत ने मेज के उस पार से कड़वा ताना मारा। उनकी आवाज किसी चाबुक की तरह गूंजी। और किस काम की है वो? दमयंती सिंह के माथे पर डर के मारे पसीना चमकने लगा। उन्होंने कसकर अपनी साड़ी का पल्लू अपनी उंगलियों में लपेट लिया। बेटे ने जिंदगी में पहली बार कोई काम किया था और रंजीत शिकायत करने लगे। दमयंती की सांस अटक गई कि अब विक्रम हमेशा की तरह सामान तोड़ेगा और गुस्से में घर से निकल जाएगा। लेकिन विक्रम बस शांति से मुस्कुराया। हाँ, पहली बार किया है, ठीक से नहीं बना, प्रैक्टिस से सीख जाऊंगा। दीपक ने अपना खाना तभी शुरू किया जब उसने विक्रम को उस दूध का पहला घूंट पीते हुए देख लिया। अनुराधा ने कांपते हाथों से कटोरा लेने के लिए हाथ बढ़ाया ताकि वो खुद दलिया मिला सके। तभी रंजीत की नजर अनुराधा के गाल पर पड़ी। वहां एक भयानक लाल निशान उभरा हुआ था, जो कल रात की हैवानियत चीख चीख कर बता रहा था। रंजीत का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उनके माथे की नसें तन गई। कमीने कहीं के, वो जोर से गरजे। उन्होंने जमीन से अपनी पुरानी कैनवस की चप्पल उठाई। वो सिर्फ एक चप्पल नहीं थी, वो एक बाप का सालों का दबा हुआ गुस्सा था जो आज ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा था। उन्होंने पूरी ताकत से उसे विक्रम की तरफ फेंक दिया। बस दारू पीना और बीवी को पीटना, और कुछ नहीं आता तुझे। विक्रम चप्पल को अपनी तरफ आते देख रहा था। वो आसानी से झुककर बच सकता था, लेकिन पीछे बैठी अनुराधा और अन्नू को चोट लग सकती थी। उसने अपनी जगह से 1 इंच भी हिलने से इनकार कर दिया। कैनवस की भारी चप्पल सीधे उसके कंधे पर जोर से टकराई और एक भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर गई। कमरे में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। मेज पर बैठे सब लोग बेखबर अन्नू को छोड़कर अपनी सांसें रोके बैठे थे, लेकिन विक्रम अपनी जगह पर शांत बैठा रहा। उसके चेहरे पर गुस्से की कोई लकीर नहीं थी। बाबूजी, रहने दीजिए, उसने इतनी शांति से कहा कि सुनने वाले भी चौंक गए। अगर ये चप्पल दलिये में गिर जाती तो आज सबको भूखा रहना पड़ता। वो एक पल के लिए रुका और फिर बोला, देखिए, मुझे पता है मैं कमीना था, लेकिन आज से दारू बिल्कुल बंद, और अनु पर मैं कभी कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगा। अगर मैं अपना वादा तोड़ूं तो अगली बार मारिएगा, मैं अपनी जगह से हिलूंगा भी नहीं। विक्रम की बात सुनकर अनुराधा का हाथ रुक गया। उसने मन ही मन सोचा, क्या ये सच कह रहा है या ये शराब का कोई नया नाटक है? आज इसकी आवाज कितनी अलग लग रही है। विक्रम अपनी जगह से उठा। उसने जमीन से वो पुरानी चप्पल उठाई और धीरे से झुककर उसे रंजीत के पैरों में पहना दिया। कुछ पल वो वहीं झुका रहा। रंजीत के पैर खुरदुरे थे, उन पर जिंदगी भर की मेहनत के जख्म छपे थे। विक्रम का गला भर आया और उसने भारी मन से अपनी नजरें झुका ली। उसने कभी इस गुस्से के पीछे छुपी एक बाप की तड़प को नहीं देखा था। जब तक उसे ये बात समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या घूर रहा है मेरे पैरों को? रंजीत ने नजरें चुराई और अपनी बैठी हुई आवाज में पूछा। बुखार आ गया क्या तुझे? दीपक ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ये तो दारू का असर है। पड़ोस के बूढ़े राय जी जैसा हाल हो गया है इसका।
बूढ़े राय जी पड़ोस के कबाड़ी थे जो शराब के नशे में अक्सर अजीब हरकतें करते थे। विक्रम ने चुपचाप अपने हाथ धोए और वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अंदाजे लगाना बंद करो, मैं ठीक हूं। बस कल रात कुछ बातों पर बहुत सोचा है। उसके लिए वो 40 साल अब एक लंबे और साफ सपने जैसे लग रहे थे, जैसे ऊपर वाले ने उसे जगाने के लिए अकेलेपन और नुकसान की पूरी उम्र एक ही रात में समेट दी हो। मुझे तेरी किसी बात पर कोई यकीन नहीं, रंजीत ने कड़क आवाज में कहा। ठीक है, विक्रम ने मुस्कुराते हुए अपना चम्मच उठा लिया। चलो खाते हैं, मुझे देखते रहिए, अभी वक्त बहुत है। अनुराधा ने नजरें झुकाए हुए कटोरा उठाया और दलिया में पड़ी गांठें ठीक करने लगी। विक्रम ने अन्नू की तरफ अपने हाथ बढ़ा दिए। पापा के पास आ, बेटा मम्मी को खाना बनाने दो। अनुराधा कुछ पल के लिए ठिठकी। उसकी आंखों में शक साफ था। एक हाथ से अन्नू को पकड़कर दूसरे से गर्म दलिया मिलाना मुश्किल था, पर उसे विक्रम पर जरा भी भरोसा नहीं था। बच्ची भूख से बेहाल हो रही थी और अपनी ही उंगलियां चूस रही थी। जब अनुराधा ने उसे साफ मना नहीं किया तो विक्रम ने धीरे से अन्नू को उसकी गोद से उठा लिया। अन्नू को भी यह स्पर्श अजनबी लगा। उसका चेहरा डर से लाल हो गया और वो जोर से रो पड़ी। विक्रम को अपनी बेटी को इस तरह पकड़ना बहुत अजीब और भद्दा लग रहा था। उसने तुरंत वही किया जो उसने अनुराधा को करते देखा था। उसने अन्नू की पीठ थपथपाई और अजीब अजीब चेहरे बनाने लगा, और ये काम कर गया। बच्ची का रोना अचानक बंद हो गया और उसके होठों पर एक प्यारी सी हंसी खिल गई। विक्रम ने अपनी नाक उसके मुलायम गालों पर रगड़ी और उसे प्यार से चूमा। उसने खुद से कहा, बाप रे, दुनिया जीतना आसान है, पर इस छोटी सी जान को चुप कराना बहुत मुश्किल है। बेटा विक्रम, आज तो तेरी हवा निकल गई। उसकी पूरी सुबह की मेहनत आखिरकार रंग लाई थी। मेज के उस पार दमयंती ने दीपक की तरफ देखा। तो क्या चल रहा है तुम्हारा और हिना सिन्हा का? दीपक के गले में निवाला अटक गया। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल पड़ गया। कुछ नहीं, उसने अपनी नजरें प्लेट पर गाड़ते हुए कहा। वो दोनों 1 साल से ज्यादा से साथ थे। हिना पहले हर वक्त घर आती थी, लेकिन पिछले 1 महीने से घर में उसकी कोई खबर नहीं थी। कुछ नहीं बोलता है, रंजीत ने बुदबुदाते हुए कहा। शादी कर लो उस लड़की से, हम उसे अच्छे से रखेंगे। उम्र निकल रही है और तेरा भाई तो पहले ही। दमयंती ने मेज के नीचे से अपने पति के पैर पर जोर से ठोकर मारी। रंजीत को हमेशा से लगता था कि अनुराधा ने विक्रम को नशे में फंसाया था, इसीलिए उन्होंने कभी अपनी बहू से ठीक से बात नहीं की थी। विक्रम ने उनके इस खामोश इशारे को अनदेखा करने का नाटक किया और अपनी नजरें दलिये के कटोरे पर गड़ा दी। पूछने की कोई जरूरत नहीं है, उसने बेहद गंभीर आवाज में कहा, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। हिना के घरवाले सिर्फ वादों से खुश नहीं होंगे, वो कुछ बड़ा चाहते हैं, तभी इस शादी के लिए हाँ करेंगे। क्या विक्रम सच में बदल पाएगा या ये बस एक रात का असर है? दीपक और हिना के बीच आखिर हुआ क्या है, और रंजीत का दिल कब पिघलेगा अपने बेटे के लिए? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। दीपक का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया और उसके हाथ पैर सुन्न होने लगे। उसकी उंगलियों ने मेज के किनारे को इतनी जोर से जकड़ लिया कि उसके पोर तक सफेद हो गए। तुम्हें कैसे पता चला? दीपक की आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। विक्रम ने बस हल्की सी सांस छोड़ी और शांति से उसकी तरफ देखा। बहुत ऑब्वियस था, विक्रम ने शांत आवाज में कहा। बाकी सबके लिए वो पुरानी लड़ाई आज भी एक ऐसा जख्म थी जिससे खून रिस रहा था। उसे याद करने से ही दर्द उठता था, पर विक्रम के लिए यह सब उसकी आंखों के सामने किसी पुरानी रील की तरह चल रहा था। एक एक फ्रेम, एक एक डायलॉग उसे मुंह जबानी याद था। जिस दिन वो घर छोड़कर गया था, उस दिन का वो तूफान भूलना नामुमकिन था। दमयंती से और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो झटके से आगे की तरफ झुकी, उनकी सांसें तेज हो गई थीं। और क्या चाहती है सिन्हा वालों की लड़की? वो अपनी जगह पर छटपटाने लगी और उनकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। कुछ नहीं, आप चिंता मत करो, दीपक बुदबुदाया। दमयंती ने तड़प कर अपने हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों में आंसू छलकने को बेताब थे। अरे भगवान के लिए, चिंता कैसे ना करूं? उसके घर वाले क्या मांग रहे हैं? तुम कभी कुछ बताते ही नहीं, बस मुंह खोलो, मुझे पागल कर दोगे तुम। मां की कांपती आवाज सुनकर दीपक ने अपनी आंखें कसकर भींच ली। उसने अपना सिर झुका लिया। वो अपनी मां को इस हाल में नहीं देख सकता था। उसके अंदर का सारा गुस्सा मां के आंसुओं के आगे ठंडा पड़ गया। रंजीत सिंह अपनी जगह पर पत्थर की तरह बैठे थे। उनकी तेज नजरें सीधे दीपक के चेहरे पर गड़ी थी। साफ साफ बोलो, अपने माँ बाप से क्या छुपाना है? गोल मोल बातें बंद करो। उनकी भारी आवाज ने कमरे का सन्नाटा चीर दिया। चारों तरफ से खुद को घेरा हुआ महसूस करते हुए दीपक ने एक गहरी सांस ली। उसने मुट्ठी खोली और हार मानते हुए नजरें उठा ली। उन्होंने कहा है कि उन्हें एक टेलीविजन भी चाहिए। कमरे की हवा जैसे पल भर में बर्फ बन गई। दमयंती के मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई। उसके बाद पूरे कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। वो टीवी नहीं, उनके लिए एक ऐसा पहाड़ था जिसकी कीमत 2500 से ऊपर थी। दीपक और रंजीत की कुल तनख्वाह ही बस 400 थी। शादी में मांगी जाने वाली उन 4 बड़ी चीजों यानी बिग 4 का खर्चा पहले ही 4000 था, और अब ऊपर से ये टीवी। विक्रम ने देखा कि ये बोझ उसके परिवार की कमर तोड़ रहा था। और सिर्फ पैसों की बात नहीं थी। अगर कोई जमीन बेचकर पैसे ले भी आए तो टीवी खरीदने के वाउचर्स कहां से लाएगा? पूरे जिले में गिनती के ही टीवी वाउचर्स मिलते थे। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, ये ताकत और पहुंच की निशानी थी। विक्रम को अब पूरी बात समझ में आ रही थी। उसे समझ आ गया कि दीपक पागलों की तरह रात की शिफ्ट क्यों कर रहा था। वो बस एक्स्ट्रा पैसों के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा था। रंजीत एकदम सुन्न पड़ गए। उनके हाथ कुर्सी के हत्थे पर कस गए। ये एक ऐसी दीवार थी जिसे वो अपनी पूरी ताकत लगाकर भी नहीं तोड़ सकते थे।
खदान में पक्की नौकरी वाले लड़कों की बाजार में बहुत मांग थी। ज्यादातर घर वाले बिग 4 में से बस 1-2 चीजें ही मांगते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि लड़के की नौकरी पक्की है, हर महीने तनख्वाह आएगी, एकदम सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह। उम्र के साथ पैसा बढ़ेगा तो सारी चीजें धीरे धीरे आ ही जाएंगी। लेकिन हीना सिन्हा के घर वालों का एक साथ इतना मांगना कोई आम बात नहीं थी। वो पानी पीने से पहले ही कुआं सुखा देना चाहते थे। उन्हें डर था कि रंजीत और दमयंती अपना सारा पैसा छोटे बेटे विक्रम पर लुटा देंगे, इसलिए वो शादी से पहले ही घर की सारी जमा पूंजी एक ही झटके में निचोड़ लेना चाहते थे। दीपक सीधा जरूर था पर बेवकूफ नहीं। वो सिन्हा परिवार की चाल समझ रहा था। विक्रम ने चाहे जो भी किया हो, था तो वो उसका अपना खून ही। हीना का घर में कदम रखने से पहले ही विक्रम के खिलाफ मोर्चा खोल देना, इसी बात ने दीपक को अंदर तक जला दिया था। पिछली बार जब विक्रम को यह बात पता चली थी तो वो बुरी तरह भड़क गया था। उसी गुस्से में उसने घर के सारे पैसे उठाए और हमेशा के लिए दरवाजा पटक कर निकल। लेकिन आज विक्रम बिल्कुल शांत बैठा था। उसने अपनी उंगलियों से मेज को हल्का सा थपथपाया। उसके मन में एक ख्याल कौंधा, हीना अपने हक के लिए लड़ रही है तो इसमें गलत क्या है? आखिर मन में एक ख्याल कौंधा, हीना अपने हक के लिए लड़ रही है तो इसमें गलत क्या है? आखिर उसने मुझसे तो एक भी पैसा नहीं मांगा। मेज के दूसरे कोने पर अनुराधा की नजरें झुकी हुई थी। उसके होंठ पूरी तरह सिले हुए थे। इस मामले में बोलने का उसका कोई हक नहीं था और वो बोलना चाहती भी नहीं थी। उसने चम्मच में थोड़ा सा दलिया उठाया, उसे फूंक मारकर ठंडा किया और अपनी बेटी अन्नू के छोटे से मुंह में रख दिया। अन्नू ने खुशी खुशी दलिया खाया और फिर बड़ों की गंभीर बातचीत की नकल करते हुए तोतली आवाज में कुछ बड़बड़ाने लगी। दीपक, विक्रम ने पूछा, तुम्हारे पास कितने जमा है? दीपक की आंखें सिकुड़ गईं। उसने शक भरी नजरों से विक्रम को देखा। क्यों पूछ रहे हो? विक्रम की शादी के वक्त रंजीत ने दीपक की सारी जमा पूंजी निकलवा ली थी ताकि बहू को कोई तकलीफ ना हो। उसके बाद भी दमयंती चुपके से विक्रम की मदद करती रहती थी। दीपक ने घर की इज्जत के लिए ये सब चुपचाप सहा और घर का ज्यादातर खर्च खुद उठाता रहा। आज एक पक्की नौकरी होने के बावजूद उसके पास मुश्किल से 100 रुपए ही जमा हो पाए थे। विक्रम के चेहरे पर इस शक का कोई असर नहीं हुआ। उसके होंठों पर बस एक हल्की सी मुस्कान आई। आराम से, बस ये देखना है कि कितने कम पड़ रहे हैं, मैं कुछ सोचता हूँ। अनुराधा ने विक्रम को एक बहुत ही ठंडी और चुभती हुई नजर से देखा। उसके दिमाग में आया, घर में राशन लाने के पैसे नहीं है और नवाब साहब यहाँ ऐसे वादे कर रहे हैं जो कभी निभा नहीं सकते। सुधरने का इतना नाटक और फिर भी वही बड़ी बड़ी बातें, बस हाथ हमेशा खाली। दीपक ने अपनी नाक से कोड़ ली। रहने दो, मेरे बस का नहीं है। दीपक जानता था कि विक्रम क्या ही कर लेगा। वो फिर से कोई गलत रास्ता चुनेगा, कोई टेढ़ी चाल चलेगा। अगर विक्रम ने सिंह परिवार का नाम मिट्टी में ना मिलाया होता तो दीपक की शादी कब की हो गई होती। लेकिन इस बार विक्रम ने ना तो मेज पर मुक्का मारा और ना ही अपनी सफाई में कोई चीख पुकार मचाई। उसने बस बहुत शांति से अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैं देख लूंगा, ये हो जाएगा। ये सुनते ही रंजीत सिंह का सब्र टूट गया। उन्हें लगा विक्रम फिर से कोई बड़ा कांड करेगा। अगर तुमने कोई टेढ़ी हरकत करने की सोची भी तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, वो गुर्राए। उनकी इस चेतावनी से पूरा कमरा गूंज गया। दमयंती पूरी तरह असमंजस में थी। उन्होंने खाने के बाद अनुराधा को चुपके से कुछ पैसे देने का सोचा था, लेकिन अब इस भारी माहौल में उनके हाथ जहां थे वहीं रुके रह गए। उन्होंने चुपचाप अपने हाथ वापस खींच लिए। काम पर जाता है तो एक बोरा भी मनता हैगा। किसी कहना लगे नमरे में ये दौड़ा भी सपने खा रहे हैं। काम पर जाता है उसके बहुत खतावाली चाहिए। काम पर ये थी कि वो भी रखते थलेंगा। कुछ हो गए है पेले के बीच में बड़े बात कर रही, कुछ परी बात नहीं है। काम पर जाता है उसके बहुत बड़े लगते रोकते हैं तो नहीं देखने के बाद कर से वजह। काम पर जाता है उसके बाद वो छप्पड़ भी नहीं का, पर नहीं तो बहुत बड़ी बात में चल रही थी। काम पर जाता है उनके होश तक नहीं है पर जहां देखना अभी सब निखरता है। काम पर जाता है उसके बीच में बड़ी बात कर ले पुल जैसे हो गया है। काम पर जाता है उसके पहल भी बड़ी बात में छूट किया जाएंगे। कुछ बड़ी बात में सिर्फ लावा लेने के लिए गया, कुछ तक्षस कोई करने का लगा तुम्हें होश रहता है। काम पर जाता है उनके साले में बड़ी बात करेंगे। काम पर जाता है उसके बीच में बड़ी बात का इसी बड़ी बात करता है। काम पर विक्रम के कदम डाकघर के सामने आकर रुक गए। ये जगह एक अकेला आदमी चलाता था, ललिता का पिता भोला। भोला कालिंगडान माइनिंग टाउन में काम जरूर करते थे पर उनकी तनख्वाह भारतीय डाक विभाग से आती थी। इसी वजह से वो यहाँ के लोगों के लिए हमेशा एक बाहरी इंसान थे और शायद इसीलिए लोगों को लगता था कि उनकी बेटी ललिता एक आसान शिकार है। उस ताक झांक वाली घटना को 2 साल बीत चुके थे, लेकिन विक्रम को देखते ही भोला के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। वो विक्रम को नफरत भरी नजरों से घूरने लगे। उनके चेहरे की नसें तन गई, पर आज विक्रम की आंखों में कोई हेकड़ी नहीं थी, बस एक अजीब सा ठहराव था। क्या चाहिए? भोला ने कड़क आवाज में पूछा। एक एक्सप्रेस चिट्ठी भेजनी है, 4 रुपए। भोला ने दराज से 2 20 पैसे वाली भूरी स्टैंप्स और एक 10 पैसे वाली पीली स्टैंप निकाली और मेज पर रख दी। विक्रम ने बिना पलक झपकाए अपनी चिट्ठी को लिफाफे में डाला। उसने पता लिखा, अपनी उंगली से लिफाफे का मुंह बंद किया और स्टैंप्स चिपकाकर उसे भोला की तरफ सरका दिया। जल्दी थी? विक्रम ने कहा। हाँ, भोला ने रूखेपन से जवाब दिया। भोला ने भारी मन से एक गहरी सांस ली और जोर से लिफाफे पर मोहर लगा दी। मोहर की तेज आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। भोला ने अपनी नजरें चुराते हुए बुदबुदाया, धन्यवाद। उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि किसी फुसफुसाहट जैसी लगी। उनका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया था। उनके हाथ कांपने लगे थे। कोई बात नहीं, विक्रम ने शांति से जवाब दिया। मैंने कुछ नहीं किया, बस एक कीड़े को कुचल दिया। उस ताक झांक वाली घटना ने सिर्फ विक्रम को नहीं बल्कि ललिता और भोला के परिवार को भी बहुत गहरे जख्म दिए थे। विक्रम दरवाजे की तरफ मुड़ा पर उसके कदम रुक गए। उसके अंदर से आवाज आई, अगर आज मैंने ये बात साफ नहीं की तो ये कलंक इन बेचारों पर हमेशा के लिए रह जाएगा। सही करने का यही एक मौका है यार,
अब मुझे कुछ तो बोलना ही होगा। जाते जाते वो पलटा। मैंने सच में उस दिन उसे नहीं देखा था। उसके मुंह बिखेर दिया। अनुराधा ने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर कमर में खोसा और झटके से दरवाजा खोल दिया। टेबल पर नाश्ते की प्लेट्स ज्यों की त्यों रखी थी, लेकिन किंडरगार्टन का टाइम सिर पर आ चुका था। माइनिंग टाउन कालिखदान का नियम सीधा था, बच्चा जैसे ही मां का दूध छोड़ता। जाते जाते वो पलटा। मैंने सच में उस दिन उसे नहीं देखा था। उसके मुंह से अचानक निकल गया, जरा सोचो, मेरी शक्ल के साथ कोई भी लड़की मिल सकती थी। मुझे ऐसी घिनौनी हरकत करने की क्या जरूरत थी? विक्रम ने हमेशा खुद को एक शिकार माना था। उसे लगता था कि माफी मांगने का मतलब है अपना जुर्म मान लेना। लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि भोला को इस बोझ से आजाद करना उसकी जिम्मेदारी है। वो कोई महान इंसान नहीं था, पर अब वो भागने वालों में से भी नहीं था। विक्रम की ये बातें सुनकर भोला की सांसें जैसे गले में ही अटक गई। वो अपनी जगह पर ऐसे जड़ हो गए कि उनके हाथ से मोहर छूटकर मेज पर गिर गई। विक्रम ने आगे कहा, भले ही मैंने कुछ गलत नहीं किया, ललिता इसमें फंसी क्योंकि कोई मुझे फंसाना चाहता था, तो मुझे लगता है कि मैं उसका कुछ देनदार हूं। आगे कभी कोई काम हो जो मेरे बस में हो, बस बोल देना, मैं करूंगा। इतना कहकर विक्रम वहां से चला गया। विक्रम के जाने के काफी देर बाद भोला आखिर होश में आए। उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ी। इस लड़के में दम है, वो खुद से बड़बड़ाए। फिर उन्होंने उलझन में अपना सिर हिलाया। समझता क्या है अपने आप को कि कुछ भी कर सकता है? भोला खामोशी से दरवाजे की तरफ देखते रहे। विक्रम तो जा चुका था, लेकिन उसकी बातें अभी भी उस छोटे से डाकघर में गूंज रही थी। विक्रम ने दीपक की शादी के पैसों का वादा तो कर दिया, लेकिन इंतजाम कहां से होगा? और वो एक्सप्रेस चिट्ठी किसे भेजी गई? क्या विक्रम का ये नया रास्ता उसे फिर से मुसीबत में डालेगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। मम्मा जल्दी! अन्नू की तेज चीख ने सुबह की शांति को पूरी तरह बिखेर दिया। अनुराधा ने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर कमर में खोसा और झटके से दरवाजा खोल दिया। टेबल पर नाश्ते की प्लेट्स ज्यों की त्यों रखी थी, लेकिन किंडरगार्टन का टाइम सिर पर आ चुका था। माइनिंग टाउन कालिखदान का नियम सीधा था। बच्चा जैसे ही मां का दूध छोड़ता, उसे स्कूल में मुफ्त दाखिला मिल जाता था। और सच कहें तो ये बड़ी राहत की बात थी। गेट के पास औरतों का झुंड पहले से तैयार था। वो सब अनुराधा से उम्र में बड़ी थी और दिन भर के गपशप में पूरी तरह डूबी हुई थी। बाहर की दुनिया के मुकाबले कालिखदान की जिंदगी एक बंद बुलबुले जैसी थी। खाना, रहना, इलाज और पढ़ाई, यहाँ सब कुछ मुफ्त मिल जाता था। लेकिन इस बंद बस्ती में करने को कुछ खास नहीं था। आदमियों के पास ताश पीटने का काम था और औरतों के पास कहानियां बनाने का। और उनकी सबसे पसंदीदा कहानी का नाम था अनुराधा सेन। जब साल 78 में अनुराधा यहाँ आई थी, तो कुछ ही दिनों के अंदर शहर के एक जलसे के बाद उसने विक्रम सिंह के साथ रात गुजारी थी। बात फैली, आनंद फानंद में शादी हुई और 18 की उम्र से पहले ही उसकी गोद में बच्चा आ गया। विक्रम के परिवार के रसूख की बदौलत उसे स्कूल में पढ़ाने की नौकरी भी मिल गई। औरतों की नजर में अनुराधा एक चालाक औरत थी। इसी वजह से वो सबकी जुबान पर रहती थी। अनुराधा के चेहरे की रेखाएं सख्त हो गई। वो अच्छी तरह जानती थी कि ये सब उसके बारे में क्या बातें कर रही हैं, लेकिन उसने बरसों पहले ही उनके तानों को अनसुना करना सीख लिया था। वो उनकी तिरछी और नफरत भरी निगाहों को ऐसे अनदेखा करती जैसे वहां कोई हो ही नहीं। औरतें उसे इसके लिए घमंडी कहती थीं, जिससे उन्हें अनुराधा को नीचा दिखाने का एक और बहाना मिल जाता था। लेकिन आज किसी ने वो खामोशी तोड़ दी। अरे अनुराधा, तुमने सुना नहीं होगा शायद, आज सुबह विक्रम ने कैसे हीरो बनकर किसी को बचाया। अनुराधा के कदम जमीन पर जम गए। वो मुड़ी। सामने तारिणी राय खड़ी थी, जो माइन मैनेजर की लाडली बेटी थी। अपनी भांजी को किंडरगार्टन छोड़ने का बहाना बनाकर वो असल में यहाँ अनुराधा को घेरने आई थी। अनुराधा ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, बस एक बेचैन कर देने वाली ठंडक थी। उस तेज नजर के सामने तारिणी एक पल के लिए सकपका गई, पर जल्दी ही उसकी घबराहट खींच में बदल गई। उसने अपनी भौहें चढ़ा ली और कुछ तीखा बोलने के लिए तैयार हो गई। अच्छा, अनुराधा ने एकदम सपाट और फीकी आवाज में जवाब दिया और वापस पलटने लगी। पर तारिणी उसे इतनी आसानी से जाने देने वाली नहीं थी। पता है किसे बचाया उसने? अनुराधा ने बिना पीछे मुड़े अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं जानना। तारिणी ने उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज किया। ललिता प्रसाद को? तारिणी अनुराधा की पीठ को घूरती रही। उसे उम्मीद थी कि अनुराधा टूट जाएगी, सदमे से उसके कंधे झुक जाएंगे या वो वहीं बिखर जाएगी। लेकिन जवाब में अनुराधा की तरफ से बस एक और ठंडा शब्द आया, अच्छा, और वो बिना रुके रास्ते में ओझल हो गई। तारिणी का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। छिनाल कहीं की, उसने दांत पीसते हुए बड़बड़ाया, खुद को समझती क्या है? उसके बगल में खड़ी सिंधु झा ने नाक सिकोड़ते हुए हामी भरी। बिल्कुल, किसे बेवकूफ बना रही है? सबको पता है कि ये उस रात चीफ के कमरे में कैसे घुसी थी। सिंधु तारिणी की परछाई थी और हमेशा उसकी हाँ में हाँ मिलाने को तैयार रहती थी। एक और औरत ने फौरन आग में घी डाला। बेचारे चीफ इतने जवान होकर इसके साथ बन गए। शहर की कोई भी दूसरी लड़की उनसे बेहतर जोड़ी बनाती। अनुराधा मुंबई से आई थी। अगर उसके खानदान का नाम खराब ना होता तो वो कालिखदान में कभी ना आती। वो सुंदर थी और फ्रेंच बोल लेती थी, लेकिन औरतों को उसके इसी घमंड से चिढ़ होती थी। वैसे चीफ का मिजाज भी कोई संत वाला नहीं है। दूसरी औरत ने ताना मारा, शक्ली बस अच्छी है उसकी। शर्त लगा लो, आज सुबह बस कोई कॉकरोच मारने की कोशिश कर रहा होगा। वो कब से किसी के मामले में पड़ने लगा। अच्छा दिन होगा अगर वो खुद लड़कियों को परेशान ना करे। तो शायद जोड़ी अच्छी है, एक लफंगा और एक बेशर्म औरत। दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। जब तक हमें अकेला छोड़े मुझे कोई परवाह नहीं। तुम्हें लगता है वो फिर से ललिता प्रसाद के साथ चक्कर चला रहा है? बस करो। तारिणी इतनी जोर से चीखी कि सब औरतें सहम गईं। किसी की पीठ पीछे ऐसी बातें करना? तारिणी ने उंगली उठाते हुए कहा,
उसकी आवाज में अचानक एक अजीब सी नैतिकता आ गई थी। तुम लोगों को समाज का कोई एहसास नहीं है। औरतों ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा और उनकी नजरों में एक दूसरे के लिए समझदारी भरा इशारा था। पूरे शहर को पता था कि तारणी विक्रम को पसंद करती थी, बस उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि शादी के 2 साल बाद भी वो उसी के ख्यालों में उलझी हुई थी। सिंधु ने झट से मामला संभालने की कोशिश की। उसने अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट लाई। तुम सही कह रही हो, विक्रम हैंडसम है और जिम्मेदार भी, अच्छा आदमी है। तारणी ने सिंधु को ऐसी जहरीली नजर से देखा जैसे उसे जिंदा जला देगी। बकवास, वो पूरा बदमाश है, एकदम लफंगा। सिंधु की मुस्कुराहट उसके चेहरे पर ही जम गई। उसने मन ही मन सोचा, ये मैंने क्या कह दिया? चापलूसी करने के चक्कर में अपनी ही शामत बुला ली। तारणी पैर पटकते हुए वहां से चली गई। बाकी औरतें उसे जाते हुए घूरती रहीं।